हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजीत पाईएम से, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स नई दिल्ली से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गरिमा गोला के साथ, जो आनंद इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट थी, अपने जेआरएफ की थी वो इसी फरवरी 2026 में। उसमें देने का सिर्फ एक मोटो मेरा था वो वीडियो, कि अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके बेस्ट फाइट कैसे दिया जाता है और सफलता कैसे हासिल की जाती है। उनके गरिमा के पापा ने एक लाइन बोला था कि मैं पूछा था उनसे कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं टेलर हूँ। और ये काफ़ी था एक जीरो से हीरो तक के सफ़र के लिए। आज हमारे पास एक स्टूडेंट हैं जो बहुत रिसेंट में आए, 1 अगस्त वाले बैच में। वैसे तो बैच 10 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, तो उसमें आए 31 ये नवंबर 30 नवंबर को इसका सिलेबस समाप्त हुआ और फिर 18 दिसंबर को पेपर था और इनका फिर जेआरएफ हुआ। प्रतीक, अपना इंट्रोडक्शन दो। हेलो एवरीवन। पहले तो मैं आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स आनंद सर और अजीत सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को उन्होंने मौका दिया है। मेरा नाम प्रतीक चौधरी है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी मास्टर्स दियालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से कंप्लीट की थी और उसके बाद जो अभी दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम हुआ, दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 158 के साथ हुआ है। अच्छा, तो प्रतीक, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये क्वेश्चन जो था, मैं जो पूछने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुमसे मिलने वाले तुम्हारे सारे दोस्तों ने किया और वो क्वेश्चन ये था कि तुम जेआरएफ कर लिए, अब वीकेंड बैच क्यों आ रहे हो। तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट्स का है या तुम्हारे सारे दोस्तों का है कि तुमने लास्ट टाइम जेआरएफ किया है और फिर वीकेंड बैच ज्वाइन किए बैठे हो, अब क्या करना चाहते हो और तुमने क्यों ज्वाइन किया। सर, इस क्वेश्चन का ये सवाल है, ये आपका ही नहीं है, मेरे साथ हर पढ़ रहे उस बच्चे का है जिसको मालूम है कि मेरा जेआरएफ हो चुका है। वो हर वो स्टूडेंट मेरे से यही पूछता है कि अब जेआरएफ होने के बाद तुम यहाँ कर क्या रहे हो दिल्ली में। तो मैं अब आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम आए थे, कि जैसे हम 1 जुलाई के बैच में आए थे, उस टाइम तक एक नोटिफिकेशन, अगस्त वाले में शायद हाँ आया 1 अगस्त वाले में आया था मैं। था। उस टाइम तक नेट का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। लेकिन जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तो मतलब इस बार बहुत अनसर्टेनिटी थी। दिसंबर में पिछले 2-3 सालों से चीज़ें चल रही थी, इस बार 18 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम था। अब उस कम टाइम में मैं तो आनंद सर का और मैनेजमेंट का थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा मतलब एग्ज़ाम से काफ़ी दिन पहले हमारा सिलेबस ख़त्म कर दिया। लेकिन एक अंदर से खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि हम सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, एक वो जिस चीज़ के लिए हम दिल्ली आए थे वो चीज़ नहीं हो पाई। और बाकी ये चीज़ भी थी कि हम 4 महीने में पढ़े, उसमें मैं ये है कि मैंने जिस तरीके से प्रिपरेशन की वो एग्जीक्यूट हो गई, मेरा यहाँ पे नेट जेआरएफ हो गया। लेकिन चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, चीज़ें उसके आगे भी हैं। जैसे कि अभी मैं कहीं पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाऊँगा किसी इंस्टीट्यूट में, तो डायरेक्ट इंटरव्यू बहुत कम पॉसिबल है। वहाँ पे पहले वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएंगे रिटर्न में, तो उसका सिलेबस भी सेम है। या मैं पीएचडी के बाद आगे कुछ भी करने जाऊँगा कि या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दूंगा या कुछ दूंगा, तो वहाँ पे भी सिलेबस सेम है। और रही वीकेंड बैच की बात, तो मुझे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखना था, कि जैसे सभी को मालूम है कि कंटिन्यूटी जहाँ पे ब्रेक आती है, दिक्कत वहीं पे आती है। अब मैं 18 जुलाई को एग्ज़ाम देने के बाद चला जाता तो मेरी वहाँ पढ़ाई छूट जाती, मैं उस पेज से नहीं कर पाता जिस पेज से मैं यहाँ रह के कर रहा हूँ। और रही वीकेंड बैच की बात, तो वीकेंड बैच का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि जैसे मेन क्लास में आनंद सर जो पढ़ाते हैं, वीकेंड बैच में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं। और क्वेश्चंस वो पीवाईक्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। जो हमारे रोहित सर हैं, वो एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है। हम उन जो एग्जाम में आने वाले 4 ऑप्शंस हैं, हम वहीं तक लिमिट नहीं है। सर उनमें बताते हैं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लिमिट पॉइंट चेंज करके या एक ऑप्शन चेंज करके या एक वैल्यू चेंज करके, इंटरवल चेंज करके एक कई कई ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आए जो पीवाईक्यू से रिलेटेड हैं।
तो इस चीज़ का एक बेनिफिट है। और बाकी रही बात क्लासेस की, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो वीक में आपको 4 से 5 दिन मिल रहे हैं, आप उसमें सेल्फ स्टडी करिए। आपको कोई दिक्कत आ रही है वो आप आइए यहाँ पे आके आप सर से डिस्कस करिए, तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। तो मतलब कि जो जैसे रोहित सर भी आनंद सर के ही स्टूडेंट हैं, यहाँ से 5 रैंक लिए थे, और मैं जैसा देखा कि जो हायर स्टडी की जितनी भी कंपटीशन है, चाहे वो नेट हो, गेट हो, एनबीएचएम हो, टीआई पर हो, जो भी एग्ज़ाम हो, सीएमआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या स्टेट कंबाइंड हो, सबको क्लियर किए। तो एग्ज़ाम का देने का, उसको निकालने का उनको एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस दिखता है कि नहीं सर ये क्लासेस चीज़ में? दिखती है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे एग्जाम दिए हैं। वो अक्सर एक क्लासेज में डिस्कस करते हैं कि मैंने सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ही पढ़ा था या लिमिटेड टाइम ही पढ़ा था, उसी मेरी प्रिपरेशन में, यानी अपना एक्सपीरियंस बता दें कि उन्हें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बनाई थी उन्होंने अपने टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। तो वो बोलते हैं कि मेरा सिर्फ इतनी प्रिपरेशन से मेरे सारे एग्जाम निकल गए। जरूरी नहीं है, CSI नेट का एग्जाम पैटर्न अलग है, CMI का अलग है, TIFR का अलग है। तो उनको ये एक्सपीरियंस है, वो इस एक्सपीरियंस को क्लासरूम में हमसे शेयर करते हैं कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अच्छा, मतलब मेन फोकस ये था कि तुम्हारी तैयारी कंटिन्यू रहे जेआरएफ। तो ये सेकंड क्वेश्चन कि ये जेआरएफ जो 4 महीने, 4.5 महीने में जो हुआ, 4 महीने पाईएम से क्लासेस में ली, 15-20 दिन जो तुमने स्टडी किया, तो इसका प्लान कैसे किया था? सर इस चीज़ के लिए तो सबसे पहले मैं मैनेजमेंट का, आपका और आनंद सर का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने का टाइम किसी के लिए भी ईजी नहीं था। हम तो स्टूडेंट थे, हमें 12-12 घंटे की क्लासें लेनी पड़ रही थी, लेकिन जो हमारे पीछे सपोर्टिव मैनेजमेंट था, आनंद सर थे, उनको 12 घंटे पढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन वहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं एक दिन में जितना पढ़ के जा रहा हूँ उसको उसी दिन रिवाइज करूँगा, अगले दिन के लिए बैकअप नहीं रखूँगा। चाहे मैं उस रिवीजन के लिए मैं 1 घंटा दूँ, 2 घंटा दूँ या 4 घंटा दूँ, जितना टाइम मैं अपने आप से दे पाऊँगा, मैं उस चीज़ को समराइज़ करूँगा, उस एक हर एक दिन का कंटेंट को फिनिश करूँगा। मैं अगले दिन के लिए बैकअप रखूँगा ही नहीं कुछ, कि मुझे अगले दिन कोई मतलब दिक्कत आए उससे रिलेटेड। तो मैं इसी प्रिपरेशन से चला। और बाकी एग्ज़ाम सिलेबस हमारा 30 नवंबर को ख़त्म हो गया। फिर एग्ज़ाम से पहले हमें 18-20 दिन मिले, तो उसमें मैं उसी चीज़ को रिवाइज़ करता गया जितना मैंने पहले से पढ़ा था। तो मुझे बाद में ये दिक्कत नहीं आई कि मैं कुछ भी नया पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये सब मैंने पढ़ा हुआ है, मैं बस एक रिविज़न कर रहा हूँ। तो इसी प्रिपरेशन से मैंने चला, इसी प्लानिंग से मैं चला, और इन द एंड रिज़ल्ट मेरे फेवर में रहा। देखो, आनंद सर से तो मैं भी पढ़ा हूँ 2005 में, 5-6 में मैं पढ़ा था, तुम 25-26 में पढ़े। लेकिन रोहित सर तुम्हारे यहाँ पर स्टूडेंट थे, मेरे जैसे याद है 15-16 में। तो वीकेंड बैच में जो पढ़ा, रेगुलर बैच में जो पढ़ाई होती है, जैसे टाइम मिलता है, वैसा ही कुछ वीकेंड बैच में होता है? तुम लोग को क्वेश्चन करने का टाइम होता है वहाँ पर? सर रेगुलर बैच और वीकेंड बैच में बहुत फ़र्क है। रेगुलर बैच में आनंद सर बेसिक से पढ़ाते हैं, वो एक थ्योरी से लेके क्वेश्चन तक कराते हैं। लेकिन एक क्लासरूम में थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करवाना एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक ही रह पाता है। लेकिन वीकेंड में बैच में सर जो थ्योरी पढ़ाई है, जो आनंद सर ने पढ़ाई, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वीकेंड बैच में मेन फोकस रोहित सर का हमारा क्वेश्चंस पे रहता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चंस को देखने के बाद उसमें आपके माइंड में क्या आ रहा है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या समझ रहे हैं। जबकि अक्सर मेरा ये आनंद सर से भी, अभी रोहित सर से भी क्वेश्चन ये रहता था क्लासरूम में कि सर इसकी हम लैंग्वेज को कैसे समझेंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा हर बार रिपीट हो, हर बार नया क्वेश्चन आएगा। ये आनंद सर भी कहते थे, रोहित सर भी कहते थे। लेकिन वो जो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आनंद सर ने पढ़ाया और रोहित सर ने पढ़ाया, वो क्वेश्चन उसी डोमेन में रहेगा। तो मेरा उन सबसे यही क्वेश्चन रहता था कि सर इसकी लैंग्वेज को हम कैसे समझेंगे। तो वो बताते थे कि इसकी लैंग्वेज में आप कैसे कैसे इसको मतलब क्वेश्चन से आप कैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि वो आपको इसको सॉल्व करने में हेल्प करे। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम्हारे 4 महीने पहले या तुम्हारा जब 1 अगस्त से पहले दिमाग में तो बहुत सारी कोचिंगें होगी तुम्हारे कि कहाँ ज्वाइन करना है, क्या करना है। पाईएम ही सेलेक्ट क्यों किया, आज मेरे को ये बताओ। सर इसके पीछे भी कई सारे रीजन है कि मैं पाईएम ज्वाइन करने से पहले बहुत से इंस्टीट्यूट से, इवन 2018 में मैं एक बार जीएसआरआई आ चुका हूँ, तो मैंने भी किसी इंस्टीट्यूट से यहाँ मतलब कोचिंग की थी। और उसके बाद जब मेरी एमएससी कंप्लीट हुई, जो मुझे बीच में टाइम मिला, तो मैंने इसमें ऐसा नहीं रहा कि मैं खाली बैठा रहा।
मैं यूट्यूब पे जितना भी फ्री कंटेंट मिला या किसी के थ्रू मुझे कुछ कंटेंट मिला, मैं वो सब देखता रहा। तो मैंने वो सब पढ़ा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे उस चीज़ में ये लग रहा था कि कंटेंट सफिशिएंट नहीं है, कंटेंट पूरा नहीं है। वो आपकी बेसिक नॉलेज या आपको सिर्फ़ एक नॉलेज गेन करना है कि एमएससी में क्या आता है, किसी सीएसई नेट में के सिलेबस में क्या-क्या आता है, किस टाइप का सिलेबस होता है, उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए मुझे वो अपने लिए सफिशिएंट नहीं लगा। और फिर जैसे कि सर आपको भी मालूम है, आजकल ऑनलाइन या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको ऑनलाइन नोट्स मिल जाते हैं। फिर मैंने कई सारे इंस्टीट्यूट के मैंने नोट्स देखे, कंपेयर किया कि किस इंस्टीट्यूट में क्या अप्रोच ली जा रही है। और एक मेरे अंदर ये डर भी था कि मेरा बेसिक्स शायद उतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता था कि मेरे बेसिक्स में कहीं न कहीं दिक्कत है। तो मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, कहीं ये चीज़ मेरे लिए वो दिक्कत ना करे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहाँ आपको बेसिक से पढ़ाया जाए। फिर मैंने जब आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स आईएम के वो नोट्स देखे, तो मुझे लगा कि एक मतलब एक 12th के लेवल से पढ़ाया जा रहा है कि आप 11th-12th में जिस हिसाब से बेसिक पढ़ते हैं, वहाँ से आपको स्टार्ट किया जा रहा है। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ दिल्ली आया, आपसे बात की। आपने कहा था कि पहले डेमो लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगे तो आप जॉइन करिए। फिर आनंद सर ने पढ़ाया, तो लगा कि हाँ, कि यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको कोई प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे कितनी अच्छे बेसिक्स से आएँ, चाहे आप बिल्कुल एक उस स्टेज से आएँ जहाँ आपको कुछ नहीं आता है, तब भी यहाँ पे आके आप अच्छा कर सकते हो। और मुझे अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट दिखा कि मैंने ये सब किया। 2011 से ही ऑब्जेक्टिव पैटर्न आया हाँ है, जी जो ही सर। पैटर्न नेट में चल रहा है वो 2011 से है। वो एक चीज़ बताओ, 2011 से 20 का जो क्वेश्चन का फ्लो है और 20 के बाद का जो क्वेश्चन का फ्लो है, उसके अनुरूप क्लासेस हो रही है? सर ये देखिए, जो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे आनंद सर हमें पढ़ा रहे हैं या रोहित सर पढ़ा रहे हैं, उनको जो करंट टाइम में कंटेंट चल रहा है, जो अप्रोच पूछी जा रही है, उससे अपडेट होना ही पड़ेगा। अगर आप किसी प्रीवियस पैटर्न या पुरानी अप्रोच को लेके चल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी प्लानिंग एग्जाम में एग्जीक्यूट हो। तो आनंद सर का ये था कि जो क्वेश्चंस कराते थे क्लास में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इतने ही पुराने हों। वो क्वेश्चंस वो कराते थे जहाँ से बच्चे को, स्टूडेंट को सीखने को मिले, चाहे वो नया क्वेश्चन हो चाहे पुराना क्वेश्चन हो। इवन सर जो कुछ क्वेश्चंस करवाते थे, जैसे सर ने कोई थ्योरी बताई या कुछ बताया है, कुछ थ्योरम एक्सप्लेन की है, सर उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस कराते थे जो आए हुए हैं, चाहे वो करंट का हो चाहे प्रीवियस का हो। ऐसा नहीं था कि सर एक लिमिटेड अप्रोच को लेके चल रहे हैं कि जो उन्होंने मतलब 2008 में सर ने अप्रोच ली होगी या 2015 में अप्रोच ली होगी। सर की अप्रोच टाइम टू टाइम चेंज हुई है। और इस चीज़ का एक और ये है कि जैसे हमारे लीनियर अलजेब्रा बैच 2 में हुआ था, तो मैं अपने बैच 1 से जब मैंने वो उससे को कंपेयर किया, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगा कि बैच 1 के पास थोड़ा हमसे कम कंटेंट है, जबकि हमारी क्लासेस एक। अच्छा, यानी कि तुम्हारा बैच 1 को ज़्यादा टाइम मिला है, हाँ, लेकिन कंटेंट तुम्हारा ज़्यादा था। हाँ, ये चीज़ मैंने खुद से नोटिस किया अच्छा। कि जब मैंने नोट्स खोल के देखा कि कहीं मुझे फ़ील हुआ कि कहीं सर मतलब, या मैंने खुद से सोचा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि कोई स्किप हो रही हो। हाँ। तो लेकिन मैंने देखा कि मुझे वहाँ से लगा कि हमारे नोट्स उनसे ज़्यादा अच्छे बने हैं। चलो, तो एक चीज बताओ, और बेहतर चीज पर पूछूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, जी सर। क्योंकि हमारे पास ऐसे फोन बहुत आते रहते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन में वाकई में तुमने पहले भी तैयारी की होगी कहीं कहीं, या ऑनलाइन कंटेंट देखा होगा, आगरा में रह के तैयारी करने की कोशिश की होगी, और यहाँ आए ऑफलाइन ज्वाइन किए, तो एक बेसिक अंतर क्या है जो इम्प्रूव करता है सिलेक्शन की और इग्नाइट करता है? सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन वालों का होने के लिए ऑनलाइन वालों का भी होता है। लेकिन जो एक एनवायरनमेंट का फ़र्क आता है, वो शायद आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ना मिल सके। जैसे कि सर आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपके पास एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक उस माहौल का भी फ़र्क पड़ता है। और रही बात एक इंटरेक्शन की, ज़रूरी ऐसा नहीं है कि सर ऑनलाइन में भी नहीं करते, ऑनलाइन में भी सर अच्छे से डाउट लेते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर एक हेजिटेशन रहती है कि ऑनलाइन में मैं पूछूंगा, सर जवाब देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन ऑफलाइन में क्या, आप टीचर के सामने हैं, वो आपके फेस को रीड कर रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ का फ़र्क ये पड़ता है कि आप टीचर से जिस मोमेंट पे आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पे पूछ सकते हो। ये चीज़ आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में टीचर का अटेंशन ऑफलाइन स्टूडेंट्स पे है। एक जो सर के सामने जो चेहरा है, ऑब्वियस ही है कि उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए, मैं हमेशा ऑफलाइन मोड को ही प्रेफर कर रहा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन में मैंने देखा, जैसे कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, पढ़ा रहे हैं, कुछ फ्री में पढ़ा रहे हैं, कुछ एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट में पढ़ा रहे हैं।
लेकिन उस अमाउंट में, उस चीज़ में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिक्कत ये है कि आपके पास कोई डाउट आया, आप कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो क्या है, ऑनलाइन में क्या है, क्लास खत्म हुई, वहाँ पे सिस्टम ऑफ हुआ, आप चले गए। लेकिन मान लीजिए कि आपको ऑफलाइन स्टूडेंट में क्लास खत्म होने के 5 मिनट 10 मिनट बाद कोई माइंड में कोई एक डाउट आया कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ समझ नहीं है, तो आप टीचर से जाकर तुरंत पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में ये ऑनलाइन में ये चीज़ थोड़ा दिक्कत कर हाँ, जो सकती है कि क्वेश्चन लेके आप जाते हैं कि यहाँ नहीं हाँ, समझे, यहाँ हो गया सर। कि आप जैसे ग्रुप में डालेंगे, ज़रूरी नहीं है कि सर उस टाइम पे ऑनलाइन हो या उस टाइम आपकी क्वेरी को देख पाएँ। ये ज़रूर है कि सर करेंगे, आधे घंटे बाद करें, 1 घंटे बाद करें, लेकिन जिस मोमेंट में आपको लॉजिक बिल्ड हुआ है, आपको जो लॉजिक में दिक्कत आ रही है, शायद वो आप उतनी अच्छे से समझ ना पाएँ। मैंने हमेशा से यही प्रेफ़र किया है कि मैं ऑफलाइन क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करूँ, क्योंकि मुझे एक माहौल मिल रहा है वहाँ पे, इसका एनवायरनमेंट मिल रहा मतलब है। कि स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप जो ऑफलाइन बिल्डअप होता है वो एक अलग है, और एक इन्वॉल्वमेंट सबसे बड़ी चीज़ कह लो कि जो आपस में डिस्कस बच्चे करते हैं, बैठ के करते हैं, जैसे अभी भी क्लास में कर रहे थे लोग, तो वो करते हैं, ये बेनिफिशियल होता हाँ, है। सर इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप टीचर के सामने हैं। जैसे मेरे अंदर से ये रहता था कि मैं, चाहे मैं ऑनलाइन में हूँ चाहे ऑफलाइन में हूँ, कि मुझे जहाँ पे जो दिक्कत नहीं आ रही है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, चाहे वो डाउट कितना से कितना बेसिक हो, कितने से कितने एडवांस हो, मैंने पूछना है। मैंने वहाँ पे ये चीज़ नहीं सोची कि सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरे मेरे साथ के जो क्लासमेट हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसे ये नहीं आता है। मैंने, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ क्लास में, मैं इस चीज़ को हमेशा साइड कर देता हूँ। तो अगर आपके अंदर इतना वो है, तो आपके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। लेकिन आप ज़रा सा भी हेजिटेट करते हैं कि सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, तो वहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट का एक अच्छा रिलेशन आप बिल्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं, तो वो उनको समझ नहीं आ, ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं इस स्टेप पे समझ पाएँ कि उन्हें लगता है कि बच्चे को, इस स्टूडेंट को इस स्टेप पे डाउट होगा ही होगा। हाँ, फेस देख करके भी लोग रीड कर हाँ, लेते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं समझ आ रहा नहीं आ है, रहा है। नहीं समझने वाला फेस बतला देता है, और और आनंद ऑनलाइन में यही नहीं बतला पाता। आनंद सर का ये रहता था, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसा आता था तो सर हमेशा उसको समझाने से पहले बोलते थे कि गहरी सांस लीजिए, तो उससे हम ये समझ जाते थे कि हाँ, अब सर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, सर ने तभी कहा है। नहीं तो सर ऑल द टाइम यही बोलते रहते, पढ़ाई थोड़ी नहीं हो रहा है, ये तो खेल हो रहा है। अच्छा, कितना 6 महीने हो गए होंगे तो इनको जीएसआई हाँ जी में? सर। 6 महीना में अभी हाँ लेकर जी के सर। हो गए हैं। अच्छा, 6 महीने में एक चीज़ मतलब कि ये जीएसआई में जो एग्जामिनेशन का माहौल कैसा है, स्टूडेंट का जो माहौल है तैयारी के लिए, वो कैसा है? सर जी एस राय लॉकडाउन से पहले भी एक नाम रहा है सी एस आई नेट मैथमेटिक्स की कोचिंग के लिए। तो यहाँ पे जो भी बच्चा आता है सर, वो इस प्रिपरेशन के माइंडसेट से ही आता है कि मुझे 6 महीने में, 1 साल में ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो इस वजह से यहाँ पे एक माहौल मिलता है बच्चे को कि उसको उसी के तरीके के बच्चे मिलते हैं, उसी के तरीके से यहाँ पे ये मतलब है कि अपने जैसे जो एक सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने आए हुए हैं। तो इस चीज़ बेनिफिट ये होता है कि आप उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, तो एक माहौल मिलता है। ये माहौल ज़रूरी नहीं है कि मिलने के लिए आपको घर पे ही मिल जाए, लेकिन घर पे वो माहौल मिल पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे जीएसआरआई में इस चीज़ का माहौल मिलता है, इस चीज़ का भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आप बैठे हो कि आपको क्लासरूम का ही याद आए। कभी कभार आपको दोस्तों का डिस्कशन याद आ जाता है कि मेरे इस दोस्त ने मुझे इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया था। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक आपको एक स्पार्क चाहिए कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। नहीं तो कई बार अक्सर बच्चों का सर से ये क्वेश्चन रहता था कि सर मैं क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे माहौल है, आपके जैसे लोग हैं, आप उन्हीं के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको घर जैसा खाना नहीं मिलेगा, इतना इतना बुरा भी नहीं, लेकिन आपको जो घर वाला माहौल है, उससे मतलब आपको एक कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। आप कंफर्ट ज़ोन में रह के आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो जीएस राय में उस चीज़ का माहौल है। जैसे हमने भी जैसे यहाँ पे क्लासें चलती थी, 8 या 10 घंटे की क्लास है, उसके बाद 1.5 से 2 घंटे का डिस्कशन। तो आप एक बिजी रहते हैं, आपका एक बिजी रूटीन रहता है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं होता है, आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपका मेन फोकस यहाँ पे वही होना चाहिए। बाकी ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो चीज़ों को कैसा ले। बाकी सर हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं, ये नहीं बोलना वैसे चाहूँगा कि 6 महीने 100%। में काफ़ी कुछ अचीव किया तुमने। तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करनी है। ये एग्ज़ाम के टफनेस को समझना है, उसके अनुसार लगना है। वैसे आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट किया आपने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।